नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। आप सभी को सुदर्शन न्यूज की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। खबरों की तरफ रुक करेंगे। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर घाटमपुर में भव्य शिव बारात निकाली गई। भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का आयोजन पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। लाखों श्रद्धालु बारात में शामिल होकर उत्सव का आनंद लिया और हर जगह बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। आसपास के गांव से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम किए। एसीपी और एसडीएम मौके पर लगातार निगरानी कर रहे थे। वहीं पुजारी ने बताया कि यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत अनुभव और महाशिवरात्रि की परंपरा का प्रतीक है। घाटमपुर में ऐतिहासिक महापर्व महाशिवरात्रि के पर्व में जो शिव बारात है, यहाँ का जो शिव बारात है एक ऐतिहासिक है। यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और शामिल होकर इस शिव बारात को संपन्न बनाते हैं। और जिस भारी संख्या में जो भक्त आते हैं और जो यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है किस तरीके मुस्तैदी से है और इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे कैसे सभी को संतुष्ट करके सर किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था। देखिए, इस ऐतिहासिक जो महापर्व महाशिवरात्रि मनाया जाता रहा है, इस बार भी लगभग उसी तरह है, बल्कि और इससे बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा है। और हमारे स्तर पे हमारे एसडीएम साहब हैं और हम लोग दोनों लोगों ने मिल करके एक यूनिक व्यवस्था देने का प्रयास किया है। डाइवर्जन इम्प्लीमेंट हो गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो बारात के आगे पीछे अगल बगल और मंदिर पे और जहाँ से स्टार्टिंग है हर जगह पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और हर स्थिति के लिए तैयार है। और हमें उम्मीद है कि हम बेहतर और बहुत बेहतरीन एक महापर्व जो है इसका संपादन करवा पाएंगे। और देखिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जो एसडीएम सर है और घाटमपुर में और जो यहाँ पे जो शिव बारात है, यहाँ पे शिव बारात आएगी और सभी श्रद्धालु शिव बारात में शामिल होंगे। सर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कानपुर जनपद का एक बहुत ही ऐतिहासिक और महापर्व है जो घाटमपुर में शिव बारात के रूप में मनाया जाता है। और शिव और पार्वती जी का जो परंपरागत रूप से एक हमारी परंपरा संस्कृति रही है उसके अनुसार यहाँ पर विवाह संपन्न होता है। तो इस पूरे कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो घाटमपुर क्षेत्र के सभी वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और जो तैयारी का विषय है तो इसमें जितने भी विभाग सम्मिलित थे उन सबको इसमें निर्देशित किया गया था। और समय पर हम लोगों ने लगातार भ्रमण करके हम एसीपी साहब, ईओ साहब, एसडीओ विद्युत और अन्य सभी विभागों ने मिल करके ये सारी तैयारियां यहाँ पर संपन्न कराई हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। सुविधाजनक तरीके से जो एक पावन ये पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ वो अच्छे से मना सकें, ये हम लोगों का प्रयास रहा है। और ये सारी तैयारियां हम लोगों की हो चुकी हैं और बारात का वहाँ से प्रस्थान भी हो चुका है और सभी लोग पूरे श्रद्धालु उसके इंतजार में हैं और हम लोग अपने जो ड्यूटीज हैं उनको देख रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके जो बारात है, बारात वहां से निकल चुकी है और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं और उस बारात का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे भारी उत्साह है भक्तों के बीच में क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ये घाटमपुर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक शिव बारात है। घाटमपुर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ऐतिहासिक शिव बारात निकाली जाती है। यहाँ पे भारी संख्या में लाखों भक्त जो श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए और शिव बारात में शामिल होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरीके शिव बारात है घाटमपुर में एक ऐतिहासिक पर्व है, क्या कहेंगे? ये विगत लगभग 10 वर्षों से ऐतिहासिक शिव बारात हम सभी भक्त लोग मिल करके निकाल रहे हैं। पहले छोटी बारात निकलती थी, फिर धीरे धीरे भोले बाबा की कृपा से इसका विस्तारीकरण होने लगा और हम लोग आपस में सभी लोग भक्त मिल करके शिव बारात बारेश्वर महादेव मंदिर से निकाल करके नगर भ्रमण करते हुए माँ कुष्मांडा देवी के पावन प्रांगण में आती है और यहाँ शुभ मुहूर्त में शिव विवाह होता है। जिस तरीके देखा जाए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनके अंदर भारी उत्साह रहता है, क्या कहेंगे? अरे ये तो बाबा की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है कि वो उनके शिव बारात को देखने के लिए अपने आप खींचे चले आते हैं। और भोले बाबा स्वयं संरक्षक हैं, माँ जानकी संरक्षक हैं और यहाँ की कुष्मांडा देवी, ऐसा ये उनका आशीर्वाद है बाबा का कि वो सभी भक्त खींचे चले आते हैं।
घाटमपुर नगर से नहीं, दूर दूर के कई प्रांतों से ये यूपी में नंबर 1 शिव बारात निकलती है। और जिस तरीके देखा जाए इस समय देखा युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा भाव भक्ति श्रद्धा है। आज महाशिवरात्रि है और जो घाटमपुर में का ऐतिहासिक शिव बारात है, क्या कहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए बहुत ही उत्साह की बात है कि ये जो बारात है उसका नाम है अद्भुत, और ये बड़े ही अद्भुत और भव्य रूप से ये जो बारात हो रही है, इस पे लोगों का उत्साह देखने योग्य है, सराहनीय है। इस नगर लोग भारी मात्रा में भी आएंगे। यहाँ पे आपको जो जितना ग्राउंड दिख रहा है, कहीं कोई जो है तिल भर पैर रखने के स्थान नहीं मिलेगा यहाँ पर। और देखिए जो जनक का अभिनय करने वाले और जो जनक का अभिनय करते हैं, और जनक जी के जो प्रभु राम जी की बारात में बाबा भोलेनाथ भी आए थे। आज बाबा भोलेनाथ महाशिवरात्रि के पर्व में घाटमपुर में ऐतिहासिक शिव बारात है, और जनक जी से क्या कहेंगे? आज जन्मदाता है शिव बारात के। जन्मदाता नहीं भैया, हाँ। ये बारात पहले संतोष टोपा निकालते थे 10-5 लोगों के साथ में। 2012 से हम लोगों ने योजना बनाई कि बाबा की बारात क्यों ना विशाल निकाली जाए। तो बाबा की कृपा हो गई, उनका आशीर्वाद हो गया, और हम लोगों ने प्रयास किया, मेहनत सफल हुई। आज बारात जो है पूरे देश में मतलब विख्यात है। जिस तरीके देखा जाए यहाँ से दूर दूर जो गांव के क्षेत्र आसपास के गांव हैं और गांव के जो श्रद्धालु हैं, उनके अंदर भारी उत्साह रहता है कई दिनों पहले से जो शिव बारात है देखने के लिए। जी हाँ। रहता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भक्तों का, जैसे बाराती आते हैं ना, बारात में सम्मान होता है, वैसे जो भक्त आते हैं उनका जगह जगह सम्मान किया जाता है। जलपान, ठंडाई, सब्जी, पूड़ी, मेवा, मिश्री सब कुछ यहाँ मिलता है। सब बाराती बन के आते हैं बाबा की बारात में। तो जिस तरीके देखा जाए यहाँ पे जो भक्त हैं और उनके अंदर जो उत्साह है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है सम्मान, और सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। और जो यहाँ पे जो भक्त हैं उन सभी भक्तों का बड़ा आदर पूर्वक सम्मान के साथ में जो है शिव बारात में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के वो सभी बाराती होते हैं। गजेंद्र सिंह के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। और अगली खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में आज भारी भीड़ देखने को मिली। प्रातः मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं का दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है, और प्रशासन ने अनुमान जताया है कि आज लगभग 10 लाख लोग बाबा के दर्शन करने पहुंचेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों से भी भक्त काशी पहुंच रहे हैं, जिससे पूरा शहर अवैध किले जैसा दिखाई दे रहा है। प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सके। भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति से वातावरण को भक्ति में बना रहे हैं। कानपुर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रातःकाल से ही शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी और हर हर महादेव के उद्घोष से वातावरण भक्ति में रहा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने परमठ स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना किया और जन पदवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल और बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं पूरे जनपद में श्रद्धालु उपवास, रुद्राभिषेक और रात्रि जागरण के माध्यम से भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। गंगा जी के तट पर यहाँ पे आनंदेश्वर महादेव का मंदिर है, जो हमारा सभी का कानपुर वासियों का सौभाग्य है। तो मेरी ओर से सभी कानपुर वासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ हम सब पर कृपा बनाए रखे, सुख, समृद्धि और शांति कानपुर महानगर में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना और कामना है। महाशिवरात्रि पर्व पर फर्रुखाबाद में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जिले के प्रमुख घाटों और शिव मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रृंगीरामपुर, पंचाल घाट और ढाई घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंचे। कांवड़ यात्रा के चलते मुख्य मार्गों पर भारी भीड़ रही और कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, दतिया के साथ साथ एटा, इटावा और मैनपुरी से भी बड़ी संख्या में शिव भक्त पैदल यात्रा कर गंगा जल लेने पहुंचे। श्रद्धालु यहां से जल लेकर भिंड स्थित वनखड़ेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। लाखों की संख्या में
कांवड़ यात्रा लेकर लोग आते हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या अंजाम किए गए? देखिए, जनपद फर्रुखाबाद में 3 प्रमुख घाट है, पांचाल घाट, श्रृंगेरामपुर घाट और ढाई घाट, जहाँ पे मध्य प्रदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, जल लेते हैं और अपने गंतव्य पे जाते हैं जल चढ़ाने। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हो सकती हैं वो सारा प्रोवाइड कराया गया है और सेक्टर और जोनल स्कीम में ड्यूटियां लगाई गई हैं। रूट पे किसी भी प्रकार का ट्रैफिक बाधित ना हो, इसके लिए रूट पर भी ड्यूटी लगाई गई है। सीसीटीवी कैमरे से पूरा क्षेत्र जो है आच्छादित है। इसके अलावा ड्रोन और लोग डूबने ना पाएं, इसके लिए गोताखोर और नाव और जल पुलिस की व्यवस्था की गई है। पुलिस सतर्क है, किसी भी अफवाहों का ध्यान लोग न दें और इसके लिए सोशल मीडिया पे और लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से लगातार नजर रखी जा रही है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मथुरा जनपद के महावन यानी गोकुल स्थित श्री चिंताहरण महादेव मंदिर में आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे ब्रजमंडल और मथुरा के शिवालयों में यह पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। वहीं सुबह से ही श्रद्धालु यमुना जल और कांवड़ लेकर जल अभिषेक कर रहे हैं। हम भी देख रहे होंगे, आज हम लोगों की आस्था का पर्व महाशिवरात्रि है। मैं पूरे ब्रजवासियों के भगवान शिव के इस फर्रुखाबाद में आयोजित हिंदू सम्मेलन में घर वापसी अभियान, मदरसों को बंद करने और जिले का नाम बदलने जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। सम्मेलन के मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि मठ और मंदिरों से घर वापसी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये जिले का नाम फर्रुखाबाद से बदलकर पंचाल नगर किए जाने की मांग भी उठाई। संभल जनपद के बेजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव शादातबाड़ी, जिसे धीमरवारी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें स्थित प्राचीन पातालेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है। करीब 119 वर्ष पुराने इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि 19वीं सदी में यहाँ घने बीहड़ जंगल के बीच भगवान शिव पातालेश्वर रूप में प्रकट हुए थे। सावन और फागुन माह में यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जबकि प्रत्येक सोमवार को जल अभिषेक के लिए लंबी कतारें लगती हैं। का महापर्व तमाम आस्था लोगों में देखी जा रही है। श्रद्धालु दूर दराज से गंगा तटों से जल अभिषेक करने के लिए शिवालयों पर आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं और क्या इसकी मान्यता है? ये भगवान की माया है। भगवान के चरणों में दूर दूर से लोग अपनी मनोती मांगते हैं, अपना कार्य पूर्ण होने पर जल अभिषेक करते हैं। ये परंपरा प्राचीन समय से ही मंदिर पर चली आ रही है। अब धीरे धीरे और इसका विस्तार हो रहा है, संख्या भक्तों की बढ़ रही है। व्यवस्था भी शासन द्वारा बहुत अच्छी की जा रही है, जिससे शांतिपूर्वक मेला हमारा पूर्ण हो सके। हाँ, शिवरात्रि का पर्व है और यहाँ पर दूर दराज के लोग श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में आपकी देखरेख में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं? व्यवस्थाओं में श्रद्धालुओं के लिए हमने जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए सर्वप्रथम पार्किंग की व्यवस्था बहुत दुरुस्त कराई है। इसके लिए और मंदिर में कोई व्यवस्था ना बिगड़े उसके लिए बैरिकेड की व्यवस्था मजबूत है, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है, साफ सफाई की व्यवस्था कराई गई है। शिवरात्रि का महापर्व और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र सादातबाड़ी पातालेश्वर से मंदिर बना हुआ है। कल महाशिवरात्रि है, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते होंगे? जलाभिषेक के लिए तो यहाँ काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, 2-4 लाख लोग आ जाते हैं जलाभिषेक के लिए। हाँ। और सारी व्यवस्था कराई गई है अब इस बार, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। पुलिस प्रशासन की भी फुल सपोर्ट रहती है, जिससे कि चोर उचक्का और जैसे
जो दूसरे प्रकृति के लोग होते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। असामाजिक तत्व कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश न करे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम है प्रशासन की। पूरा सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं यहाँ पे, और बाहरी व्यवस्था ड्रोन से भी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि कोई अराजकता ना फैले। कितनी दूर दराज के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते होंगे? लगभग यहाँ 400-500 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं और काफी दूर से आते हैं। अच्छा महाराज, क्या क्या मनोकामना यहाँ पर पूरी होती हैं? जैसे चरम लोग बताया जाता है यहाँ पर झाड़ू चलाने से चरम लोग दूर होते हैं, तो ऐसी क्या क्या जो मान्यता है यहाँ पर जो लोगों के दुख दूर होते हैं? तो मान्यता तो ये है कि जैसे किसी का शादी ब्याह नहीं होता है, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी के चरम रोग होता है, मुहासे होते हैं, और जैसे मसे वगैरह बन जाते हैं, इन सभी के लिए झाड़ू गोला बोला जाता है और बाबा से प्रार्थना की जाती है। और जैसे किसी की गाय भैंस दूध ना देती हो, बोल जाता है कि हम एक छक का दूध बाबा पे चढ़ाएंगे, तो वो सब कुछ बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। शिवरात्रि को लेकर के संभल में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, साथ ही रूट मैप भी तैयार किया गया है जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा देखनी न पड़े। वहीं मेरी उपस्थिति इस वक्त संभल के सादातबाड़ी प्राचीन पातालेश्वर शिव मंदिर पर है। यहाँ बैरिकेडिंग से लेकर के मंदिर पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रशासन जो है पूरी मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले प्रांगण की जो है बैरिकेडिंग से सील किया गया है और उन बैरिकेडिंग पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है ताकि कोई भी अराजक तत्व इस महापर्व में माहौल खराब करने की कोशिश न करे। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में एक दर्दनाक औद्योगिक हादसा सामने आया है। सचेड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में काम के दौरान हाइड्रोलिक मशीन में फंसकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में एक दर्दनाक औद्योगिक हादसा सामने आया है। सचेड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में काम के दौरान हाइड्रोलिक मशीन में फंसकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अब फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सचेंडी में एक प्लास्टिक फैक्ट्री थी, प्लास्टिक बैग्स बनाती थी। वहाँ पर अवधेश नाम के एक मजदूर काम कर रहे थे और वहाँ पर ये सुबह के समय एक दुर्घटना होती है जिसमें मशीन का एक पार्ट आकर के गिर जाता है और उस दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर क्योंकि वो लोकल थे तो गाँव वालों में भी आक्रोश था। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और मुआवजे की डिमांड करते हैं। जो फैक्ट्री के मालिकान थे वो उनसे बातचीत चल रही है और अभी दोनों पक्षों से बातचीत हो रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी और जो भी अग्रिम इसमें विधिक तहरीर दी जाएगी उसके विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर स्थित नवाबगंज इलाके में दिसंबर 2021 में हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम वर्मा हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। मृतक के पुत्र नरेंद्र देव ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि उनके पिता की हत्या एक संगठित भूमाफियाओं गिरोह और NRI सिटी से जुड़े अधिकारियों की साजिश के तहत की गई है। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता ने वर्ष 2019 में ही एंटी भूमाफिया सेल और पुलिस को ईमेल भेजकर अपनी हत्या की आशंका जताई थी। हमारे पिता के हत्या का कारण उनकी कृषि भूमि था और उस कृषि भूमि को यहाँ NRI सिटी जब से आई तब से विवादित बना दिया गया। वो कृषि भूमि हमारे पिताजी को ननियाल पक्ष से मिली थी और उसमें किसी तरह का कोई विवाद 1948 से लेकर के 2005-6 तक कभी नहीं रहा। कैसे हत्या हुई आपके पिताजी? क्या घटनाक्रम ये था कि जब ये लोग NRI सिटी के मालिकान और कुछ भूमाफिया लोग जमीन पिताजी से मांग रहे थे
कि आप हमको जमीन अपनी दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी हमारी जीविका का साधन है, हम जमीन आपको नहीं देंगे। तो इससे नाराज होकर के इन लोगों ने तहसील में रिकॉर्ड में हेराफेरी करी और हड़पने के पूरे प्रयास चालू कर दिए। जब उसमें सफलता नहीं मिली, न्यायालय से भी सफलता नहीं मिली, तब जाकर के इन्होंने हत्या करवाई। कौन लोग हत्या करने वाले, साजिश में कौन लोग? साजिश में NRI सिटी के लोग भी हो सकते हैं, और राकेश तिवारी का नाम अभी आयुक्त महोदय ने निकाला था और उस पर पूछताछ करके उनको छोड़ा गया है। अब वो बाकी पुलिस की अग्रिम कार्रवाई में जो भी होगा वो सामने आएगा, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष जांच करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करी जाए। किस स्तर पर लापरवाही बरती गई थी? आपको क्यों लगता है कि जो लोग हैं उनको बचा लिया गया? इसलिए उसमें शूटर को सब मुलजिम बनाया गया। FIR में जो हमने नामजद जिनको किया था उनको तत्कालीन विवेचनाधिकारी ने क्लीन चिट दे दी, निकाल के बाहर कर दिया। नामजद किया था मैंने NRI सिटी के निदेशकों को, और एक राज बहादुर नाम के व्यक्ति अभियुक्त को किया था, उनको राज बहादुर को भी निकाल बाहर कर दिया। डबल मर्डर का दोषी है वो। उसके बाद उसको निकाल बाहर कर दिया गया, और NRI सिटी के डायरेक्टर्स को निकाल के बाहर कर दिया गया। NRI सिटी का जो निदेशक का नाम आया था, क्या नाम? उनका नाम कुछ समय मुझे याद है, जैसे SK पालीवाल है, राजेश गुप्ता हैं, ओम प्रकाश डालमिया हैं, जयप्रकाश हैं, और 5-6 लोग और होंगे जिनका मुझे नाम ठीक से पता नहीं। पुनर्विवेचना की मांग की, तो उस प्रकरण में कैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, क्या हुआ? पुनर्विवेचना की मांग मैंने अप्रैल 2025 में आयुक्त महोदय को से मिल करके हमने उनके प्रार्थना पत्र दिया था, और हमने कहा था कि आप इस विवेचना से संतुष्ट नहीं है, इसकी अग्रिम विवेचना की जाए। अग्रिम विवेचना का आदेश पूर्व पुलिस आयुक्त महोदय ने नहीं किया, और अपना कार्यकाल निकाल करके वो उनका जाना हो गया। और नए आयुक्त महोदय जब आए तो हमने उनसे मिल करके फिर हमने अनुरोध किया कि आप हमारी उक्त मुकदमे की विवेचना निष्पक्ष नहीं हुई है, इसकी पुनर्विवेचना कराई जाए। तो उन्होंने मेरी बात को सुना, और सुनने के बाद कहा कि नहीं ठीक है, मैं आप इसका आदेश करता हूँ। तो आदेश किया गया। इसी पर उन्होंने विवेचना अधिकारी को नियुक्त किया, और विवेचना अधिकारी ने जैसे ही विवेचना स्टार्ट करी, सारे लोग एक्टिव हो गए, मेरे पर दबाव डालने लगे कि आप अपना धमकी देने लगे, आप अपनी पुनर्विवेचना बंद करा दीजिए, वरना मैं जो हाल आपके पिता का हुआ था मेरा वही हाल हो जाएगा, करवा देंगे। इस तरह की बात है। धमकाने में कुछ ऐसे नाम हैं, जैसे राज बहादुर के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं आए वो लोग, उन्होंने माध्यम बनाया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऐसा कर सकता है। इस तरह के कई लोग वहां रहे, हमारी गाड़ी का पीछा करते हैं, ताकि वो क्या पता नहीं क्या उनकी मंशा है। और जब मुझे पता लगता चिप कंपनी में निवेश के नाम पर करीब 1500 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले महाठग रविंद्र सोनी के खिलाफ जांच तेज हो गई है। 700 से अधिक लोगों को झांसा देकर ठगी करने वाले रविंद्र सोनी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब SIT ने उसकी करोड़ों रुपए की संपत्तियों का खुलासा किया है, जो रिकॉर्ड को और अटैच करने की कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए प्यारो साहब, के नाम पर 19 करोड़ की संपत्तियां हैं, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी की कुर्की के संबंध में क्या आगे? देखिए, ये जो बड़ा स्कैम जो अनर्थ किया था कानपुर पुलिस के द्वारा, इसमें कई मुकदमे जो अक्यूज आप बता रहे हैं उनके खिलाफ लिखे गए थे, और उन सभी मुकदमों में और उनके जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके संबंध में जितनी भी प्रॉपर्टीज उन्होंने अर्जित की है ये स्कैम के बाद में, उसकी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी लगभग 19 करोड़ रुपए की जो वर्थ प्रॉपर्टीज हैं वो आइडेंटिफाई हुई है, और उसके सीजर के लिए हम लोग जो कोर्ट प्रोसीजर है रेलेवेंट BNSS की सेक्शंस में, वो हम लोग आगे उसमें प्रोसीड कर रहे हैं, और हमें लगता है कि जल्दी ही माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद में इसको हम लोग कुर्की को एग्जीक्यूट करें। सर, कहाँ संपत्ति चिन्हित की गई? देखिए, अभी फिलहाल जो संपत्तियों का चिन्हीकरण हुआ है वो कुछ गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इनके कुछ प्रॉपर्टीज मिली हैं। फिलहाल जो 19 करोड़ का चिन्हीकरण है वो इन 4 शहरों का।
हरिगढ़ में तैनात रहे सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अनुज कुमार के लापता होने और कथित मौत को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। 5 महीने से बेटे के बारे में स्पष्ट जानकारी न मिलने पर उनकी मां सुशीला ने पूर्व एसएसपी संजीव सुमन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशीला का कहना है कि उनके बेटे को पुलिसकर्मियों ने घर से उठाया, रास्ते में मारपीट की और बाद में उसकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर डाल दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने प्रेस नोट जारी कर अब तक की कार्रवाई और घटनाक्रम की जानकारी दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपों की सच्चाई क्या है। को ऐसी तो तारीख होगी जो संबंध घर जाते होंगे कोर्ट में। मैं अपने लड़के के लिए एप्लीकेशन लेकर आई एसएसपी के यहाँ देने के लिए। क्या है मामला? मेरा लड़का अनुगहरे वो खत्म हो गया, रेलवे ट्रैक पर लाश मिली उसकी। अब हमें दिखाते नहीं है, हमें कुछ शनाख्त नहीं करवाई, हमें बॉडी नहीं दी, हमें दिखाया नहीं मरा हुआ। अब हमें कैसा पता लगा कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं ये? हमें बस पता लगा संजीव सुमन ने करवाया ये काम। एसएसपी था यहाँ का पहला, जो उसकी उसे मरवाया। पुलिस वाले ठाक ले आए उसे घर से, पुलिस वाले ठाक ले आए, मारपीट करी रास्ते में। फिर यहाँ के इन्होंने बहुत ज्यादा मारा होगा वो अब इसके बंगले पे एसएसपी के, जब इसने मारकर वहां ट्रैक पर गिरवाया। हरिगढ़ से लगातार 5 महीने से लापता चल रहे सस्पेंडेड इंस्पेक्टर अनुज कुमार के केस में एक नया मोड़ आ गया जब उनकी मां ने आरोप लगाए निवर्तमान एसएसपी संजीव सुमन पर। उनकी मां का कहना है कि उस समय एसएसपी संजीव सुमन थे और उन्होंने उनके बेटे की हत्या कराई है। उनकी मां का कहना है कि पुलिस लाइन में तैनात था उनका बेटा और उनके पास समय से खबर नहीं भेजी गई। उनके सस्पेंड कराने की जब उन्हें खबर मिली तो यहाँ पर आई शहर में और उन्हें बेटा नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं आनन फानन में पुलिस को एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा उनकी मां के आरोपों को देखते हुए। प्रेस नोट में कहा गया है कि अनुज कुमार पर उनकी पत्नी ने सितंबर 2025 में आरोप लगाए थे कि उनकी मार पिटाई की जाती है, शराब पीकर मारता पीटता है, जिसकी वजह से एक शिकायत दर्ज की गई थी एसएसपी ऑफिस में। तो उसके बाद से ही गायब चल रहा था अनुज कुमार और अनुज कुमार के गायब चलने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि अभी हाल फिलहाल में ही दाऊद खान रेलवे स्टेशन से एक डेड बॉडी बरामद हुई थी जिसकी शिनाख्त नहीं हुई थी। शिनाख्त न होने की वजह से उसका दाह संस्कार करा दिया गया, लेकिन उसके डीएनए सैंपल सेफ रख लिए गए थे। कल उनकी माता से डीएनए सैंपल की जांच कराई गई है। देखना यह है कि आगे आने वाली जांच में क्या होता है और उनकी मां का आरोप जो लग रहा है संजीव सुमन के ऊपर, पुलिस उसके बारे में क्या सफाई देती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज, हरिगढ़। सुसज्जित महाशिवरात्रि से पहले छोटी काशी कॉरिडोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कॉरिडोर को सुसज्जित करने में जुटे यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर नितिन कुमार सिंह की कथित रूप से दबंगों द्वारा पिटाई कर दी गई। घटना के बाद जेई गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने बीजेपी विधायक अमन गिरी के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल भी तेज हो चुकी है। पालिका फिर भी काम पे डटी है, क्योंकि मुझे प्रशासन और कमिश्नर साहब का आदेश था, डीएम साहब का आदेश है कि कैसे भी शिवरात्रि को व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। तो मलकी मंदिर कमेटी ने भी मुझसे कभी नहीं कहा कि आप लोग यहाँ बैरिकेटिंग ना करें या होर्डिंग ना लगाएं या माइक ना लगाएं, कैमरे ना लगाएं। कभी भी मंदिर कमेटी ने पूरा हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम किए हैं। कल ऐसा क्या हुआ मंदिर कमेटी का मुझे नहीं पता, और आप उनका पक्ष तो उन्हीं जान सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएल के आज कोई आए नहीं जेई हैं। मैंने बात की है, काम बाधित हुआ है। यूपीपीसीएल का कोई भी जेई अभी तक नहीं आया है ग्राउंड पे। नगर पालिका फिर भी हमारे ईओ साहब और एसआई साहब और पूरा स्टाफ वहाँ मुस्तैदी से डटा है, काम चल रहा है। हम लोगों के काम में कोई रुकावट नहीं, काम हम लोग कर रहे हैं। और चूँकि रात को काम ज़्यादा होता है इसलिए रात को काम हमारा बाधित रहा, पूरी रात काम हम नहीं कर पाए। प्रशासन आया, इंस्पेक्टर साहब गए और चौकी इंचार्ज गए, उन्होंने कुछ काम खड़े होकर करवा पाए तो हुआ, मगर रात भर बहुत दिक्कत हुई।
प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के दौरान 12 विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं जोरदार तरीके से सदन में उठाई गई। 12 विधायक डॉक्टर वाजपेयी ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि जनसेवा उनका लक्ष्य है और राजनीति केवल माध्यम। उन्होंने पेयजल संकट, जर्जर सड़कों, बिजली आपूर्ति और पर्यावरणीय मुद्दों पर सरकार से ठोस बजटीय प्रावधान की मांग की है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वहाँ पास ये राख के वजह से और पानी की वजह से भूमि सारी आसपास की सब बंजर हो गई है। संविदा के कर्मचारी भी एनटीपीसी जो है 80-90 कर्मचारियों को बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण भुखमरी के कगार पे हैं। 5 किलोमीटर का दायरा एनटीपीसी का होता है, जिसके कारण वो डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। किसान इसके लिए आंदोलित हैं। हम लोग कई बार समझाने के बावजूद भी थोड़ा दिखाने के लिए काम कर देते हैं, लेकिन नहीं होता है। वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में पाल समाज की भी अधिष्ठाता महोदय, मेरा विधानसभा जो है 80% पहाड़ों से घिरा है, जिसके कारण गर्मी में पानी का संकट रहता है। सरकार द्वारा व्यवस्था करती है, परंतु उतना पर्याप्त नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि गर्मी में पानी की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, जिससे जनता को लाभ मिले। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में प्रतापपुर कौशाम्बी को जाने का मार्ग है, जो पीपा का पुल है, जो बारिश में हटा लिया जाता है और आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, तो बहुत परेशानी होती है। इसे स्थायी पुल बनाने के लिए मैंने पिछले बार भी कहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं हो सका। हो सके तो उस पर भी स्थायी पुल बनाने का काम कर रहा है। मेरे क्षेत्र में नारीबारी क्षेत्र में कई वर्षों से ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव है। पिछले वर्ष भी ये विधानसभा में मैंने प्रस्ताव के लिए उठाया था, लेकिन अभी तक उसमें सर्वे नहीं हुआ, ना तो अभी कोई कार्य हुआ है। उसे मैं चाहता हूं सरकार द्वारा उसे ब्लॉक बना दिया जाए। प्रयागराज के बाइका बाग स्थित पार्क में इस वर्ष प्रेम दिवस का एक अनोखा और भावनात्मक स्वरूप देखने को मिला। यहाँ बच्चों ने अपने माता पिता को मंत्रोच्चार के साथ आसन पर बिठाकर फूल मालाएं पहनाई, तिलक किया और विधिवत पूजन किया। इसके बाद माता पिता ने बच्चों को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। ये दृश्य उपस्थित लोगों के लिए भावुक और प्रेरणादायक रहा। मुरादाबाद से खबर है, जहां शहर के मजोला थाना क्षेत्र स्थित रामलीला मैदान में चल रहे जलपरी मेले में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त पाई गई। स्टॉलों पर घरेलू गैस सिलेंडर बिना सुरक्षा मानक के रखे गए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की तारीखें खत्म हो चुकी है, निकास मार्ग अधूरे हैं और फायर ब्रिगेड अधिकारी का कहना है कि अगर कोई हादसा होता है तो सबका मालिक एक है। आयोजकों द्वारा राज्य कर और पार्किंग शुल्क में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। हजारों बच्चों और परिवारों की जान खतरे में है। प्रशासन अभी तक निष्क्रिय, जबकि आयोजन बिना जिम्मेदारी के चल रहा है। ये जलपरी थीम कार्निवल चल रहा हुआ है हमारे इसमें रामलीला ग्राउंड में। इसके बारे में आप बताइए। सर, ये पूछना चाह रहे थे, यहाँ पर सुरक्षा की जो मानक है उनको लेते हुए आपने क्या सभी विभागों द्वारा एनओसी ली गई है? सारे विभागों के एनओसी है और सारी व्यवस्थाएं हमारे पास है। अच्छा सर, बात की जाए तो आपके जो प्रवेश और निकास के द्वार कितने हैं? 2 गेट है हमारे पास। प्रवेश का कितने द्वार है? 1 गेट प्रवेश का है, 1 एग्जिट का है। सर, दुकानों में जो आपकी बात की जाए तो किसी भी तरीके का कोई डिस्टेंस नहीं है, मानक नहीं है, कोई अगर बात हो जाती है तो 20-25 मीटर का डिफरेंस है। 15-20 हाँ, दुकानों के बीच में 20-20 फुट की गली हमारी दी हुई है। कुछ आपके फायर के जो सिलेंडर रखे हैं अंदर, उन पर कोई डेट नहीं है या वो मीटर गिरे हुए हैं उनके बीच? कुछ सिलेंडर ऐसा होता है भैया, जो जमीन में रखते हैं तो उसका मीटर वो हो जाता है। टंगे हुए हैं पोलों पर?
बाकी काफी आपको मैं 20 से 25 सिलेंडर ऐसे दिखा दूंगा। खेतों की बाल्टियां कितनी रखी हैं आपके? कम से कम 30 से 40 हर कुछ पोल। बाल्टियां सर गिरी पड़ी है दुकानों में? अब भाई साहब वो पब्लिक आती है, थोड़ी सी गिराई आती है दुकानों के उसको। अंदर गिरी पड़ी है। वो सवेरे पब्लिक सवेरे जब हम तैयारी करते हैं उससे पहले वो तैयारी करते हैं फायर उसको। ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां हैं सर आपके इस समय? फायर ब्रिगेड की तो सुरक्षा है, 20-25 ड्रम लगे हुए हैं अंदर फायर पानी ब्रिगेड के की लिए। कितनी गाड़ियां हैं इस समय? फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं। बाकी के हमारे पास ड्रम पानी का सर, व्यवस्था। बीते दिनों बात की जाए तो यहाँ पर शाहजहाँपुर जनपद में एक मेला लगा था जिसमें राज्य कर की चोरी हुई थी और 40 लाख रुपए की चोरी बताकर मेला आयोजक से अर्थदंड वसूला गया था। आपके द्वारा कितना यहाँ पर कर जमा किया गया? इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आपने कोई कर नहीं जमा किया मनोरंजन कर? वो मनोरंजन में जमा हुआ है, सभी चीजें सारे विभागों जो जमा जहाँ जैसा GST जमा होती है सभी में जमा है। विद्युत विभाग का आपके द्वारा कनेक्शन लिया गया या कैसे चल रही है? कुछ पोलों से आपके हाँ कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन लिया गया? 40 किलोवाट का कनेक्शन है, बाकी हमारे जनरेटर चलते हैं। और जैसे बात इस समय मौजूदा मुरादाबाद जनपद की शहर मुरादाबाद क्षेत्र में बात की जाए तो यहाँ पर मुरादाबाद शहर का बहुत पॉश इलाका कहा जाता है। लाइन पार क्षेत्र में मझौला थाने के अंतर्गत आता है और यहाँ पर रामला मैदान में एक बड़े नुमाइश और मेले का कहा जाए तो आयोजन चल रहा है, जो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स जलपरी और समथिंग करके ये लगा गया है और इस मेले का नाम भी जलपरी रखा गया है। यहाँ आपको बड़ी बात बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस सहायता केंद्र। पुलिस सहायता केंद्र को मेला आयोजक ने बिल्कुल मजाक बना दिया। यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मेले में मौजूद नहीं है। दुकानों में सुरक्षा को लेकर कोई भी उपकरण नहीं है। जो फायर सिलेंडर जो रखे हुए उन पर ना ही कोई तारीख है। फायर सिलेंडर का मीटर भी झुका हुआ दिख रहा है। अगर कोई घटना घट जाती है तो शायद इस मेले में न जाने कितने लोग हताश होंगे, ये देखने वाली बात है। राज्य कर की बात की जाए तो यहाँ पर राज्य कर की बड़ी चोरी हो सकती है और लाइट की भी बात की जाए तो यहाँ पर दिन में भी लाइटें चल रही है। कुछ खंभों से केबल आ रहे हैं, न जाने वो सही तरीके से आ रहे हैं या कोई यहाँ पर विद्युत विभाग की भी चोरी हो रही है। अब देखने वाली बात है, इतने बड़े आयोजन में दुकानों में एक भी मीटर का गैप नहीं है। जो लोग बच्चे नन्हे मुन्ने यहाँ पर अपनी जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं, एक भी दुकान का गैप नहीं है। फायर के सिलेंडर नहीं है। फायर की जो कई जगह रेते की जो बाल्टियां होती है पूरे मेले में कहीं नहीं है। महिला हेल्प डेस्क 1090 की बात की जाए तो वहां पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। सुरक्षा की इंतजाम बिल्कुल शून्य यहाँ पर करे जा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामों को ताक पर रखकर ये मेले का आयोजन हो रहा है। वहीं फायर विभाग के FSO ने ये बताया है कि हमने उनसे जानकारी ली कि सर यहाँ पर कोई भी फायर विभाग की गाड़ी नहीं है। इतने बड़े मेले में जो यहाँ पर हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, इतने बड़े मेले में जो आपको अभी दिखाएंगे क्या अंदर भीड़ का हालत है, पैर रखने की जगह नहीं है। लेकिन यहाँ सुरक्षा का उपकरण बिल्कुल शून्य है और ना ही कोई फायर की गाड़ी है। पुलिस सहायता केंद्र बिल्कुल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं अपने साथी से कहूंगा एक बार दिखाएंगे कि मेरे पीछे किस तरह से यहाँ फायर के उपकरण कोई नहीं है और पुलिस सहायता में भी बिल्कुल सब शून्य स्थिति है और इतने बड़े प्रांगण में कहीं भी कोई ऐसा उपकरण नहीं दिखेगा जो अगर किसी की कोई अनहोनी होती है या कोई घटना घटती है उसमें कोई भी सुरक्षा के लिए कहीं जाए तो बात होगी। और यहाँ पर किसी भी तरीके की जो लोगों की जानों से साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी क्रम में यहाँ सुरक्षा का कोई हवाला नहीं है। फायर अधिकारी का ये कहना है सबका मालिक एक है। अगर कोई घटना घटेगी तो फायर ब्रिगेड के अधिकारी के अनुसार यहाँ पर सबका मालिक एक है, लेकिन NOC दी या नहीं दी ये भी देखने वाली बात ये होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इतने हजारों और सैकड़ों लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ मेला आयोजन द्वारा किया जा रहा है। और बीते दिनों बात की है शाहजहाँपुर जनपद में एक राजस्व कर की भी चोरी हुई थी। यहाँ बताया जाता है बड़े स्तर पर इसमें राजस्व कर की चोरी होती है। अर्थदंड शाहजहाँपुर जनपद में 40 लाख रुपए की कर चोरी बताई गई थी, जो यहाँ मेला आयोजक से बाद में वसूली गई जब उसकी सघनता से जांच की गई। लेकिन मुरादाबाद जनपद में बात की जाए तो क्या ये मेला आयोजक द्वारा कोई यहाँ पर ऐसी घटना का इंतजार हो रहा है या मुरादाबाद शासन प्रशासन को यहाँ पर किसी अनहोनी का इंतजार है? अब देखने वाली बात यह होगी हमारी खबर पर मुराद शासन प्रशासन द्वारा क्या संज्ञान लिया था। सुमित कन्नौज, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद।
बड़ी खबर बिहार की कैमूर जिले से है, जहां बबुआ थाना क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमूर का ये मामला है, जहां एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें कि 1 घंटे की ही अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना बबुआ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। देखिए, कल रात में 12-13 मध्य रात्रि में एक वार्ड नंबर 18 बबुआ से एक परिवार आया और उसने शिकायत की कि एक युवती के साथ उसी के पड़ोसी ने, पास के लड़के ने दुष्कर्म किया है। जैसी सूचना मिली है तो तत्काल पुलिस की एक टीम बबुआ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में बनाई गई और हम लोगों ने छापामारी की और 1 घंटे के अंदर ही उस दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस बच्ची का हम लोगों ने माननीय न्यायालय में बयान करा दिया है, मेडिकल करा दिया है और हम लोग उसमें स्पीडी ट्रायल करा के उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? ये तो बहुत ही खराब काम है दुष्कर्म करना और ये इसमें जो सजा हम दिलाएंगे वही लोगों के लिए एक मैसेज जाएगा, गलत लोगों के लिए। आरोपी पहले भी ऐसा कार्य कर चुका है। इसमें अभी हम लोगों ने उसका, चूंकि तत्काल हुआ और सारी कानूनी प्रक्रियाएं हमें करनी थी, इसलिए उसका पुराने आपराधिक इतिहास को हमने नहीं खंगाला है और हम लोग देखेंगे इसमें अगर इसका कोई आपराधिक इतिहास है तो उससे भी माननीय न्यायालय में हम जरूर भेजेंगे। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? ये बबुआ का ही रहने वाला है, वार्ड नंबर 14 का रहने वाला है। क्या करना है? आपको बताया ना, स्थानीय कानूनी प्रक्रियाएं करने के बाद हम लोग उसे जेल में भेज रहे हैं और स्पीडी ट्रायल भी चलाएंगे। खबर बिहार की कैमूर जिले से है, जहां बबुआ शहर में लाइफस्टाइल और रेडीमेड परिधानों के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। डी हब लाइफस्टाइल की बिहार में तीसरी शाखा का आज भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बबुआ विधानसभा के भाजपा विधायक भरत बिंद ने फीता काटकर मॉल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, व्यापारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विधायक जी ने आपके मॉल को उद्घाटन किया, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विधायक जी का आंतरिक तौर से मैं सम्मान कर रहा हूँ उनका और भभुआवासी के लिए भी, आपके सभी पत्रकार लोग और भभुआवासी को भी मैं अभिनंदन और आंतरिक अभिनंदन देना चाहता हूँ। डी हब लाइफस्टाइल मॉल आज हमारे यहाँ पर बिहार में करीबन 4 दुकान हैं। कलकत्ता के हम लोग कंपनी है और हम लोग प्रसारित रूप से बिहार में और भी हम ब्रांच खोलने जा रहे हैं। डी हब लाइफस्टाइल का विशेषता यही है कि हमारे यहाँ पर जीरो से लेके एकदम हीरो तक ऑल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। एक छत के अंदर में सारे तरह के सामान मिलेंगे। प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी। तो ये जो टोटल जो मॉल देख रहे हैं, इस मॉल में हमारे 70% से 80% माल हमारा खुद का है। बाकी फिर हम लोग 20-30% का माल जो है हम लोग ब्रांड वाले रखते हैं और उम्मीद है कि भभुआवासी के लिए ये बहुत ही आनंददायक डेस्टिनेशन होगा कि जहाँ पर हम लोग परचेजिंग कर पाएंगे ये लोग और सारे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर तरह का हम लोग सपोर्ट कर पाएँ उनको। हम लोग लोकल एम्प्लॉयमेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोकल स्टाफ है, जैसे हम लोग हायरिंग करते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग का सहयोग से हम लोग एक बड़ा ब्रांड बना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से यहाँ इकट्ठे सभी चैनल के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो है डी हब लाइफ स्टाइल मॉल का उद्घाटन किया और ये बहुत अच्छा अवसर है कि आज दिन भी अच्छा है और मॉल को मैंने आकर जब देखा इस सीन को तो हमें बहुत अच्छा लगा और इसके प्रोप्राइटर जो हैं सौम्य श्री सौम्य
शिव शंकर मुंडा, ओनर वही है। अच्छा, श्री शिव शंकर मुंडा। शिव शंकर मुंडा जी हैं, और यहाँ मेरे बगल में बैठे हैं सौम्य सरकार जी, जो मुझे जानकारी दिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जिन जिन मॉल का मैंने उद्घाटन किया है, ईश्वर के कैमूर वासियों के लिए बहुत अच्छा लोग दे रहा है। आप इनसे किस प्रकार की अपेक्षा करेंगे, क्योंकि आप यहाँ के विधायक जी हैं, तो अपनी जनता को लेकर के इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? नहीं, मेरा अपेक्षा यही होगा कि कम मुनाफे में ज़्यादा बेचें, ताकि जनता को जो है कम मुनाफे में लाभ मिल सके, क्वालिटी भी बेहतर। जी, क्वालिटी बेहतर हो। बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर मॉडल रेलवे स्टेशन से बड़ी खबर सामने आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित यात्री प्रतीक्षालय में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पुलिस जवान के हथियार से अचानक गोली चल गई। तेज धमाके की आवाज से यात्रियों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस जवान अपने हथियार के साथ वेटिंग रूम में बैठे थे, तभी अचानक फायरिंग हो गई। वहीं गोली सीधे प्रतीक्षालय की छत में जा ठसी। अगर गोली का रुख थोड़ा भी बदल जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। पे बैठे थे, मैं और मेरे मम्मी, और बगल में ही वो दोनों पुलिस थे, और पास दुकान थे, घर तो ऊपर थे, रूफ के ऊपर थे। तो अचानक से आवाज़ आई, देखे कि ऊपर में जा रहा है। अगर इस तरह आते तो हम लोगों पर हमला होता था। कहीं किसी को कुछ नहीं हुआ? किसी को कुछ नहीं हुआ है? कहाँ से आया? एक समय आया था। नाम हुआ? नाम? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लासल गांव में बाबा अमरनाथ समूह और होलकर परिवार ने प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। पिछले 15 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा अमरनाथ समूह के प्रमुख और होलकर परिवार के सदस्यों ने किया। ग्रामीण और श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन ने समुदाय में भक्ति और सद्भावना की भावना को और मजबूत किया। कार्यक्रम में बच्चों, बुजुर्गों और परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।